पुलिस ने कंटेम्प्ट कर दिया है ऑलरेडी। कंटेम्प्ट कर दिया है का क्या मतलब होता है? 15 दिन के अंदर एफआईआर करना होता है। जब एफआईआर करने की बात की थी नीलेश ओझा जी ने, उन्होंने कोई एफआईआर नहीं किया। मुंबई पुलिस से आग्रह किया था कि साहब आप एफआईआर तो कम से कम कर लो, एफआईआर नहीं किया। एफआईआर तो हम लिखवाने के लिए तैयार हैं, एफआईआर तो करो, एफआईआर तक नहीं लिखा। एप्लीकेशन भेजा था, उस एप्लीकेशन पर एफआईआर लिखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्होंने नहीं लिखा। और एक के बाद एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगातार पुलिस करते जा रही है। और पुलिस किसके इशारे पर कर रही है? ये अपने पॉलिटिकल आकर के इशारे पर कर रही है। क्योंकि जहां तक मुझे समझ में आता है, जो आपने अभी बीच में मुद्दा उठाया बाल ठाकरे का, आप भले ही बाल ठाकरे को इज्जत दे, लेकिन जो मैंने आपसे लास्ट टाइम जब मैं आपसे जुड़ा था यहाँ पे, तब मैंने कहा था कि मुझे शिवसेना से जितनी तकलीफें आज तक हुई हैं, मैं कह रहा हूं कि बाल ठाकरे अब गुजर चुके हैं। मैं कोई उनको कोई इज्जत देने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे। बाल ठाकरे अब मेरी नजर में बाल ठाकरे को अगर एक पिता के नजरिए से देखता हूं, एक दादा के नजरिए से देखता हूं, तो आज इनके जो बेटे और पौत्र मिलके जो करे हैं आज कोविड के लॉकडाउन से लेकर सुशांत सिंह राजपूत तक, जो हमारे सामने मुद्दे आज आए हैं, और इसके अलावा बहुत सारे घोटाले 101% हुए हैं। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि कोस्टल रोड का जो प्रोजेक्ट बना था उसमें भी 12,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है दैट इज इन्फ्लेटेड। उसके अलावा आपका जो मेट्रो प्रोजेक्ट बना हुआ है वो भी इन्फ्लेटेड है। तो ये सारे प्रोजेक्ट के एस्टिमेट्स जो ये बनाते हैं तो उसमें इन्फ्लेट होके कट जाता है। तो आई अंडरस्टैंड ऑल दिस। तो ये सब करप्शन होगा, अभी तो इसके बारे में जांच ही नहीं हुई है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी ने एक बार, मैं एक कैग के एम्प्लॉय से मिला था, उनको जब मैंने सारी बातें बताई जो कि ड्राइव्स में लिखा हुआ, तो कैग की एम्प्लॉय ने बोला कि आपको इतनी सारी बातें पता है, आपको अपने बारे में थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। मैंने कहा मैम मेरे ऊपर तो ईश्वर है, तो जो भी होगा देखा जाएगा। बट जो बात मैंने ये बात को जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये बात मैंने मीडिया में जैसे रखी कि मेरी बात कैग के एम्प्लॉय से हुई, उन्होंने ये सब बताया, तो तुरंत कैग के एम्प्लॉय ने ये बोला था कि वी आर रिस्पॉन्सिबल टू आंसर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट टू एनीबडी एल्स। तो हमारे ऊपर जो कार्रवाई होती है, हमसे जो कार्रवाई करने को कहा जाता है, कोई जांच करने के लिए कहा जाता है, कोई ऑडिट करने के लिए कहा जाता है, तो इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अदर देन दैट कई सारे लोग इंटरवीन करते हैं और हमसे बोलते हैं कि हम इसकी जांच करवाएं इस मुद्दे पर, क्योंकि वो पॉलिटिकल होता है। एंड शी वॉज करेक्ट, क्योंकि जैसे ही मैंने ये बात मीडिया में रखी, उसके कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री की तरफ से किसी की तरफ से जो है कैग को इंफॉर्मेशन दी गई कि आप इसका ऑडिट कीजिए। तो उन्होंने बीएमसी का कोविड से रिलेटेड या किस रिलेटेड उसमें जो है ऑडिट करवाया है, बट वो भी लिमिटेड टाइम के लिए किया है कि कौन से टाइम से कौन से टाइम तक के उसमें कैग का ऑडिट होगा। तो विच मीन्स कि नरेंद्र मोदी जी भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इसमें शामिल है। और ये तो शामिल है ही क्योंकि मैंने शुरुआत से देखा हुआ है कि मुझे भी उठाने के लिए उन्होंने, जैसे कंगना रनौत के साथ उठाने के लिए कोशिश की है, वैसे मुझे भी उठाने की कोशिश की थी शुरुआत में। ये फडणवीस सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है क्या? फडणवीस के ऊपर बहुत उंगली उठ रही है। फडणवीस के बारे में तो आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स को कि फडणवीस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नरेंद्र मोदी ऑल्सो। सेकेंडली, स्टेट में जो है अगर आप कोई भी पद लेना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन वगैरह लड़ना चाहते हैं, तो लास्ट टाइम जैसे मैं गया भी था तो मुझसे बोला जाता जो फडणवीस तय करेगा वो होगा। तो ये मुझसे कहा था लोधा ने। तो जो लोधा जी जो हैं, आप जो अभी मेरे ख्याल से आई बिलीव स्टिल ही इज इन एमएलए पोजीशन और मे बी एमपी पोजीशन, नॉट श्योर। तो जो ये लोधा ग्रुप के जो हैं, तो ये लोधा जी ने बोला था कि देवेंद्र फडणवीस इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टिकट्स एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली अगर आप ये सोचो ना कि जो पार्टी के हालात हैं बीजेपी के, व्हेन आई वाज अ मेंबर, मुझे तो जब सिंबल चाहिए था, मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि मैंने इतनी जॉब्स क्रिएट की हैं अपनी ड्राइविंग फील्ड में, कैब्स ड्राइवर्स के लिए और सामान्य लोगों के लिए जो काम नहीं कर पा रहे थे आज तक, तो उनके लिए मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के रूल सजेस्ट किए थे चेंज करने के लिए, अमेंड करने के लिए, जो कि सरकार ने किया और पूरे देश भर में चेंजेस हुए। इस नाते मुझे और भी मैंने कई सारे सजेशंस आज तक प्रधानमंत्री को दिए। तो मैंने सिंबल मांगा था कि मुझे सिंबल चाहिए था उस वक्त, उस बोरीवली एरिया से जहां से भी हो, तो उस वक्त मुझे मना कर दिया गया था कि आपने किया क्या है, और मुझसे बोला था। नाजिया बहन कौन है? एक नीमू लामा लिख रही हैं
कि पाठक जी आपके प्रोग्राम में नाजिया बहन को एक बार जरूर बुलाना। नाजिया बहन के बारे में आपको जानकारी है, कौन है नाजिया बहन? नहीं सर, नो आइडिया। तो आप लिख करके हमें बताएं नाजिया बहन कौन है। एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं कि ये लड़ाई आप देख रहे हैं कि हमारी बहुत कठिन होने वाली है, क्योंकि मैं बड़े बड़े लोगों से ये लड़ाई लड़ रहा हूं। आपको मालूम है कि हमारे रीच को भी कम किए जाते हैं, क्योंकि कोविड के दौरान जब हम ये लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त हमारे चैनल को डिलीट किया गया, और आज भी हमारे जो रीच है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। हमने विश्वस्त सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि हमारे रीच को टेक डाउन किया जा रहा है, हमारे व्यूअरशिप को टेक डाउन किया जा रहा है। तो मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि इस मीडिया की लड़ाई को आगे रखने के लिए जो भी हमारे दर्शक हैं, शुभचिंतक हैं, आपके कैमरे पर फ्लैश हो रहा हो, आप हमें अगर कुछ भी मदद करना चाहते हैं तो जरूर करें इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक। इस लड़ाई नहीं, कोई भी जो मीडिया की जो हमारी भूमिका है, क्योंकि मैं किसी दलालों के सामने खुद को झुकने नहीं दूंगा और किसी सत्ता प्रतिष्ठान के सामने खुद को सरेंडर नहीं करूंगा। तो ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, आपके मदद से हम इस लड़ाई को जारी रख पाएंगे। तो आपके आशुतोष सर, आपकी एक रिक्वेस्ट ये है कि आपके चैनल के माध्यम से जो एनसीडब्ल्यू में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में जो मैंने कल रिक्वेस्ट दिया है उसमें भी सेम चीजें लिखी हैं कि एफआईआर नहीं हो रही है। तो मैंने उसमें नीलेश ओझा जी का, क्योंकि मेरे पास कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, तो मैंने उनकी वेबसाइट से डिटेल्स लेकर मैंने एप्लीकेशन में दे दिया है और उनका लैंडलाइन नंबर वगैरह दिया है। सो आई एम नॉट श्योर कि अभी क्या होगा, अभी एक्नॉलेजमेंट हुआ है। तो इन केस आप दिल्ली में हैं, इफ यू कैन एक्नॉलेज दिस, मैंने जो आपको भेजा हुआ है उसको, उसमें कंप्लेन नंबर दिया है, एक्नॉलेज नंबर। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर लेके अगर आप दिल्ली जाएं, दिल्ली में तो आप हैं ही, माफ कीजिए, दिल्ली में अगर आप आसपास जैसे हैं तो दिल्ली में जो है एनसीडब्ल्यू का जो ऑफिस है वहां से अगर आप एक बार कनेक्ट करके बातचीत करें और मदद लें तो आई होप आपके इंटरवेंशन से थोड़ी सी मदद मिलेगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। नहीं, अच्छा, आप संकल्प भी, आपका नाम संकल्प है ना? संकल्प गुप्ता। हाँ, नहीं संकल्प भाई, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ थोड़ा, और आप थोड़ी बात और बताइए जरा। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आप चूंकि मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप थोड़ी और बताइए कि वहां क्या क्या खेल चल रहा है। यहाँ पे रियल एस्टेट डेवलपर्स का खेल है पॉलिटिक्स में, प्लस बॉलीवुड का खेल है पॉलिटिक्स में। कॉर्पोरेट्स तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि कोविड के समय से कितने सारे लोग इन्वॉल्व हुए हैं, तो सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें और क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, और रियल एस्टेट में गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।